नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी। लेखक। प्रातःकाल महाशय प्रवीण ने 20 दफा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। महीनों से मीठी दूधिया चाय न मिली थी। दूध और शक्कर उनके लिए जीवन के आवश्यक पदार्थों में न थे। घर में गए जरूर, पर पत्नी को जगाकर पैसे मांगे, पर उसे फटे हाल लिहाफ में निद्रा मग्न देखकर जगाने की इच्छा न हुई। सोचा शायद मारे सर्दी के बेचारी को रात भर नींद न आई होगी, इस वक्त जाकर आंख लगी है। कच्ची नींद से जगा देना उचित न था। चुपके से चले आए। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और किताब लिखने में तल्लीन हो गए। उनके विचार में इस शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी, जिसका प्रकाशन उन्हें गुमनाम से निकलकर ख्याति और समृद्धि के स्वर्ग पर पहुंचा देगा। आधे घंटे बाद पत्नी आंखें मलती हुई आकर बोली, क्या तुम चाय पी चुके? परवीन ने साहस्य मुख से कहा, हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी। पर दूध और शक्कर कहाँ से लाए? अरे दूध और शक्कर तो कई दिन से नहीं मिलता। मुझे आजकल सादा चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है कि चाय हमेशा सादी पीनी चाहिए। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज ही नहीं है। यह तो हमारे यहाँ के मधुर प्रिय रईसों की इजाद है। जाने तुम्हें कैसे फीकी चाय अच्छी लगती है। मुझे जगह क्यों न दिया? पैसे तो रखे थे। महाशय परवीन फिर लिखने में ताल्लीन हो गए। जवानी ही में उन्हें यह रोग लग गया और आज 20 साल से उसे पाले हुए हैं। इस रोग में देह घुल गई, स्वास्थ्य घुल गया और 40 की अवस्था में बुढ़ापे ने आ घेरा। पर रोग असाध्य था। जीवन की आवश्यकताएं घटते घटते संन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी। अगर कोई संतोष था तो यह कि उनकी जीवन सहचरी त्याग और तप में उनसे भी 2 कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति उन्हें बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी। अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात थी, इस देवी ने कभी माथे पर बल भी ना आने दिया। सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आध घंटा के लिए कहीं घूम क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि प्राण देकर काम करने से कोई नतीजा नहीं, तो फिर व्यर्थ में क्यों सिर खपाते हो? परवीन ने बिना मस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने में कम से कम यह संतोष तो है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ। यह इतने पढ़े लिखे लोग जो नित्य प्रति हवा खाने जाते हैं, ये सब क्या समय का नाश करते हैं? सुमित्रा ने कहा, मगर इनमें अधिकांश तो वही लोग हैं जिनसे की सैर से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, या ऐसे पेशों के हैं जिनका लोग आदर करते हैं। अरे भाई, मैं तो मिल का मजदूर हूँ। तुमने कभी किसी मजदूर को हवा खाते देखा है? जिन्हें भोजन की कमी नहीं, उन्हीं को हवा खाने की भी जरूरत है। जिनको तो भैया रोटियों के लाले हैं, वे हवा खाने नहीं जाते। फिर स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि की जरूरत उन लोगों को है जिनके जीवन में आनंद और स्वाद है। मेरे लिए तो जीवन भार है, और इस भार के सिर पर कुछ दिन बनाए रखने की अभिलाषा मुझे नहीं। सुमित्रा निराशा में डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। उसका दिल कहता था, इस तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी, चाहे लक्ष्मी की अकृपा बनी रहे। किंतु प्रवीण महोदय अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशा में उषा की लाली भी नहीं दिखाई देती थी। एक रईस के यहाँ कोई उत्सव है, उसने महाशय प्रवीण को भी निमंत्रित किया है। आज उनका मन आनंद के घोड़े में पर बैठा हुआ नाच रहा है। सारे दिन वह इसी कल्पना में मग्न रहे, राजा साहब किन शब्दों से उनका स्वागत करेंगे, वह किन शब्दों में उनके धन्यवाद करेंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और वहां किन महाअनुभवों से उनका परिचय होगा। सारे दिन वह इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे। इस अवसर के लिए उन्होंने एक कविता भी रची, जिसमें उन्होंने जीवन की एक उद्यान से तुलना की थी। अपनी सारी धारणाओं की उन्होंने आज उपेक्षा कर दी, क्योंकि रईसों के मनोभावों को वह आघात ना पहुंचा सकते थे। दोपहर से ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। हजामत बनाई, साबुन से नहाया, सिर में तेल डाला, मुश्किल कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। उसकी दशा भी उन्हीं की दशा जैसी जीर्ण हो चुकी थी। जैसे जरा सी सर्दी गर्मी से उन्हें जुकाम या सिर दर्द हो जाता था, उसी तरह वह अचकन भी नाजुक मिजाज थी और झाड़ पोंछ कर रखा। सुमित्रा ने कहा, क्यों व्यर्थ ही निमंत्रण स्वीकार किया? लिख देते मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। इन फटे हाल जानना तो बुरा है ना।
प्रवीण ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया। मैं कोई ओहदेदार नहीं, जमींदार नहीं, जागीरदार नहीं, ठेकेदार नहीं, केवल एक साधारण लेखक हूँ। और लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती हैं। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है। सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बोली, तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्येक संसार से अलग हो गए हो। मैं कहती हूँ राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज्यादा कपड़ों पर ही पड़ेगी। सरलता जरूर अच्छी है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि आदमी फुअड़ बन जाए। प्रवीण को इस कथन में कुछ सार जान पड़ा। विद्वानों की भांति उन्हें भी अपनी भूलों को स्वीकार करने में कुछ विलंब न होता था। बोले, मैं समझता हूँ दीपक जल जाने के बाद जाऊं। मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों। अब तुम्हें कैसे समझाऊं। प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक क्षुधा होती है। अब तुम पूछोगी कि क्षुधा क्यों होती है। इसलिए कि यह हमारे आत्मविकास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के सूक्ष्म में हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अंश में पूर्ण के गुणों का होना लाजमी है। इसलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता। सुमित्रा ने जैसे गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी, और जिससे लिया उसे देने की नौबत ही नहीं आई। मुझे तो अब कोई और उपाय नहीं सूझता। परवीन ने एक क्षण के बाद कहा, 2-1 पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं, शायद कल तक आ जाएं, और अगर कल उपवास ही करना पड़े तो चिंता क्या। हमारा धर्म है काम करना, हम काम करते हैं और तन मन से करते हैं। अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोष नहीं। मर ही तो जाऊंगा, हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं। संसार का काम ज्यों का त्यों चलता रहता है। फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे। मौत तो डरने की वस्तु नहीं। सोचो तुम बीमार थी और मैं वैद्य के यहाँ जाने के लिए समय न पाता था। अगर दुनिया नहीं कदर करती ना करे, इसमें दुनिया का ही नुकसान है, मेरी तो कोई हानि नहीं। दीपक का काम है जलना, उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओट है, इससे उसे प्रयोजन नहीं। मेरा भी ऐसा कौन मित्र, परिचित या संबंधी है जिसका मैं आभारी नहीं। यहाँ तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है। संतोष इतना ही है कि लोग मुझे बदनीयत नहीं समझते। वे मेरी कुछ अधिक मदद न कर सके, पर उन्हें सहानुभूति अवश्य ही है। मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी है कि आज वह अवसर तो आया कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया। फिर सहसा उन पर एक गर्व सा का नशा सा छा गया और गर्व से बोले, नहीं, मैं अब रात को ना जाऊंगा। मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुंच चुकी है। अब उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है। मैं इसी वक्त जाऊंगा। जिसे रईस और राजे आमंत्रित करें वह कोई ऐसा व्यक्ति आदमी नहीं हो सकता। राजा साहब साधारण रईस नहीं है, वह इस नगर के ही नहीं वरन भारत के विख्यात रईसों में से हैं। अगर अब भी मुझे नीचा समझे तो वह खुद नीचा है। संध्या का समय है। परवीन जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और एक बरडंगी सी टोपी पहने घर से निकले। खामा बांगड़ू उचक्के से मालूम होते थे। डील डॉल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो शायद इस ठाट में भी एक शान होती। स्थूलता स्वयं में रौब डालने वाली एक वस्तु है, पर साहित्य सेवा और स्थूलता में विशेष विरोध है। अगर कोई साहित्य सेवी मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं, लोच नहीं, हृदय नहीं। क्योंकि दीपक का काम तो है जलना। दीपक वही लबालब भरा होगा जो जला ना हो। फिर भी आप ऐसे अकड़े जाते थे जैसे एक एक अंग से गर्व टपक रहा है। यूं तो वह घर से निकलकर दुकानदारों से आंखें चुराते, गलियों से निकल जाते, पर आज वह गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे थे। आज वह उनके तकाजों का दंड शिकन जवाब देने को तैयार थे। पर संध्या का समय था। हर एक दुकान पर ग्राहक बैठे हुए थे। कोई उनकी तरफ देखता ही नहीं था। जिस रकम को वह अपनी हीन अवस्था से दुर्विचार समझते थे, वह दुकानदारों की निगाह में जोखिम ना थी कि एक जाने पहचाने आदमी को सरे बाजार टोकते, विशेषकर जब वह आज किसी से मिलने जाते हुए मालूम होते थे। परवीन ने एक बार सजे बाजार का चक्कर लगाया पर जी ना भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, वह भी निष्फल रहा। तब वह खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज जी बिसाते का कारोबार करते थे। बहुत दिन हुए प्रवीण इसी दुकान से एक छतरी ले गए थे, अभी तक दाम ना चुका सकते थे। प्रवीण को देखकर बोले, महाशय जी अभी तक छतरी के दाम ना दिए। 150 ऐसे 150 ग्राहक मिल जाएं तो दिवाला ही निकल जाए। अब तो बहुत दिन हो गए। परवीन की बातें खिल गईं। दिल्ली मुरादपुरी हो गए। बोले, भूला नहीं हाफिज जी, इन दिनों काम इतना ज्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था। रुपए तो नहीं हाथ आते, पर आपकी दुआओं से कदर शिनासों की कमी नहीं है। 2-4 आदमी तो घिरे ही रहते हैं। इस वक्त भी राजा साहब, अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। दावत है। रोज ऐसा कोई ना कोई मौका आता ही रहता है।
हाफिज समद प्रभावित होकर बोला, अच्छा, आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? ठीक है, आप जैसे बाकमलों की कदर तो रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। सुभान अल्लाह, आप इस जमाने से याकता है। अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीबों को ना भूल जाइएगा। राजा साहब की इधर निगाह हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। एक पूरा बिसाता तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना आमदनी है। परवीन को 2.5-3 लाख कुछ तुच्छ सा जान पड़ा। जवानी जमा खर्च है तो 10-20 लाख कहने में क्या हानि है। और बोले, 2.5-3 लाख? आप उन्हें गालियां देते हैं जी। उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का अंदाज तो 20 लाख का है। इलाका है, मकान है, दुकानें हैं, ठेका है, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़ी नम्रता से कहा, यह दुकान तो आप ही की है जनाब, बस इतनी ही अर्ज है। अरे मुरादो, जरा 2 पैसे के अच्छे से पान तो बनवा ला आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज पसंद हो तो दिखाऊं। आपसे तो घर का वास्ता है। परवीन ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो मुआफ रखिए, वहां देर होगी, फिर कभी हाजिर होगा। यहाँ से उठकर वह कपड़े वाली की दुकान के सामने रुके। मनोहर दास नाम था। इन्हें खड़े देखकर आंखें उठाई। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। समझ लिया शायद इस शहर में ही नहीं है। समझा रुपए देने आए हैं और बोले, अरे भाई प्रवीण जी, आपने तो बहुत दिनों से दर्शन ही नहीं दिए। रुक का कई बार भेजा, मगर प्यादे को आपके घर का पता ही ना मिला। मुनीम जी जरा देखे तो इनके नाम पर क्या है। प्रवीण के प्राण तगाजों से सूख जाते थे, पर आज इस तरह खड़े थे मानो उन्होंने कवच धारण कर लिया हो, जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता। और बोले, जरा इन राजा साहब के यहाँ से लौट आऊं तो निश्चिंत होकर बैठूं, इस समय जल्दी में हूँ। राजा साहब पर मनोहर दास के कई हजार रुपए आते थे, फिर भी उनका दामन न छोड़ता था, क्योंकि 1 के 3 वसूलता था। उसने प्रवीण जी को ऊंची श्रेणी में रखा, जिसका पेशा रईसों को लूटना है, और बोला, पान तो खाते जाइए महाशय, राजा साहब 1 दिन के हैं, हम तो 12 माह से आपके हैं। भाई साहब, कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाइए, अब तो होली आ रही है, मौका हो तो जरा राजा साहब के खजांची से कहिएगा, पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा हुआ है, अब तो सफाई हो जाए। हम सब ऐसा कौन सा नफा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब ही ना हो। प्रवीण ने कहा, इस समय तो पानवन रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है और मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो अपना भी धर्म है कि उन्हें मेरे कारण कष्ट ना हो। हम तो गुण ग्राहक चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं हैं। कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करे। अगर किसी को रियासत का घमंड है तो हमें भी परवाह नहीं। प्रवीण जी राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुंचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थी। वर्दी पोश दरबान द्वार पर खड़े थे। एक सज्जन मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। प्रवीण जी को देखकर जरा झिझके, फिर उन्हें सिर से पांव तक देखकर बोला, आपके पास नवेद है? प्रवीण जी की जेब में नवेद था, पर इस भेदभाव पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्हीं से क्यों नवेद मांगा जाए और इसे क्यों न पूछा जाए। और बोले, जी नहीं, मेरे पास नवेद नहीं है। अगर आप अन्य मनुष्य से मांगते तो मैं भी दिखा सकता था, वरना मैं इस भेद को अपने लिए अपमान समझता हूँ। आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीण जी आए थे और द्वार से लौट गए। नहीं नहीं महाशय, अंदर चलिए, मुझसे आपका परिचय नहीं था, बेअदबी माफ कीजिए। आप ही जैसे महाअनुभव से तो महफिल की शोभा है। ईश्वर ने आपको यह वाणी प्रदान की है कि क्या कहना। इस व्यक्ति ने प्रवीण को कभी ना देखा था, लेकिन जो कुछ उसने कहा वह हर एक साहित्य सेवी के विषय में कह सकते हैं, और हमें विश्वास है कि कोई साहित्य सेवी इस दाद की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रवीण अंदर पहुंचे तो देखा बारहधारी के सामने विस्तृत और सुसज्जित प्रांगण में बिजली के कुमकुमे अपना प्रकाश फैला रहे हैं। मध्य में एक हौज है। हौज में संगमरमर की परी, परी के सिर पर फुआरा, फुआरे की फुआरे रंगीन कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी मालूम होती हैं मानो इंद्रधनुष पिघल कर ऊपर से बरस रहा है। हौज के चारों ओर मेजें लगी हुई हैं, मेजों पर सफेदे मेजपोश और ऊपर सुंदर गुलदस्ते। प्रवीण को देखते ही राजा साहब ने स्वागत किया। आइए आइए, अब की हंस में आपका लेख पढ़कर दिल फड़क उठा। मैं तो चकित हो गया, मालूम ही नहीं था कि इस नगर में आप जैसे रत्न छिपे हुए हैं। और फिर उपस्थित सज्जनों से उनका परिचय देने के लिए लगे। आपने महाशय प्रवीण का नाम तो सुना होगा, वह आप ही हैं। क्या माधुर्य है, क्या ओज है, क्या भाव है, क्या भाषा है, क्या सूझ है, क्या चमत्कार है, क्या प्रवाह है। वाह वाह, मेरी तो आत्मा जैसे नृत्य करने लगती है। एक सज्जन ने, जो अंग्रेजी सूट में थे, प्रवीण को ऐसी निगाह से देखा मानो वह चिड़ियाघर के कोई जीव हो, और बोले, आपने अंग्रेजी के कवियों का भी अध्ययन किया है? वायरन, शैली, कीट्स आदि? प्रवीण ने रुखाई से जवाब दिया, जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा तो है। आप इन महाकवियों में से किसी की रचनाओं का अनुवाद कर दें तो आप हिंदी भाषा की अमर सेवा करें।
प्रवीण अपने को वायरन शैली आदि से जौं भर भी कम न समझते थे। वह अंग्रेजी के कवि थे। उनकी भाषा, शैली, विषय, व्यंजना सभी अंग्रेजों की रुचि के अनुकूल था। उनका अनुवाद करना वह अपने लिए गौरव की बात न समझते थे, उसी तरह जैसे वह उनकी रचनाओं का अनुवाद करना अपने लिए गौरव की वस्तु न समझते थे। बोले, हमारे यहाँ आत्मदर्शन का भी इतना अभाव नहीं है कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगे। मेरा विचार है कि कम से कम इस विषय में भारत अब भी पश्चिम को कुछ सिखा सकता है। यह अनर्गल बात थी। अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को पागल समझा। राजा साहब ने प्रवीण को ऐसी आंखों से देखा जो कह रही थी, जरा मौका महल देकर बातें कीजिए, और बोले, अंग्रेजी साहित्य का क्या पूछना, कविता में तो वह अपना जोड़ नहीं रखता। अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को सगर्व नेत्रों से देखा। अपने कवियों ने अभी तक कविता का अर्थ नहीं समझा, अभी तक वियोग और नक्शिक को कविता का आधार बनाए हुए है। प्रवीण ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मेरा विचार है कि आपने वर्तमान कवियों का अध्ययन नहीं किया, या किया तो उतरी आंखों से। राजा साहब ने अब तक प्रवीण की जबान बंद करने का निश्चय किया। आप मिस्टर प्रांजपे हैं प्रवीण जी, आपके लेख अंग्रेजी में पत्रों में छपते हैं और बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। उसका आशय यह था कि अब आप और ना बहकिए। प्रवीण जी भी समझ गए। प्रांजपे के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। विदेशी वेशभूषा और भाषा का यह भक्त जाति द्रोही होकर भी इतना सम्मान पाए, यह उनके लिए असहनीय था, पर करते भी क्या। उसी भेष के एक दूसरे सज्जन आए। राजा साहब ने तपाक से उनका अभिवादन किया। आइए डॉक्टर चड्ढा, कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर साहब ने राजा साहब से हाथ मिलाया और प्रवीण की ओर जिज्ञासा भरी आंखों से देखकर पूछा, आपकी तारीफ? राजा साहब ने प्रवीण जी का परिचय दिया। यह महाशय प्रवीण हैं, आप भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं। डॉक्टर साहब ने एक खास अंदाज से कहा, अच्छा आप कवि हैं, और बिना कुछ कहे आगे बढ़े। फिर उसी भेष के एक और महाशय पधारे। नामी बैरिस्टर थे। राजा साहब ने उनसे भी प्रवीण का परिचय कराया। उन्होंने भी उसी अंदाज में कहा, अच्छा आप कवि हैं, और कुछ आगे बढ़ गए। यही अभिनय कई बार हुआ और हर बार प्रवीण को यही दाद मिली, अच्छा आप कवि हैं। यह वाक्य हर बार प्रवीण के हृदय पर एक नया आघात पहुंचाता था। उसके नीचे जो भाव था उसे प्रवीण खूब समझते थे। उसका सीधा साधा आशय यह था कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो पकाओ, यहाँ तुम्हारा क्या प्रयोजन, तुम्हारा इतना साहस कि तुम इस सभ्य समाज में भीड़ आओ। प्रवीण मन ही मन अपने ऊपर झुंझला रहे थे। निमंत्रण पाकर उन्होंने अपने को धन्य माना था, पर यहाँ आकर उनका जितना अपमान हो रहा था उसको देखते तो वह संतोष की कुटिया स्वर्ग थी। उन्होंने अपने मन को धिक्कारा। तुम जैसे सम्मान के लोभियों का यह दंड है। अब आंखें खुली, तुम कितने सम्मान के पात्र हो। तुम इस स्वार्थ में संसार में किसी के काम नहीं आ सकते। वकील बैरिस्टर तुम्हारा सम्मान क्यों करे, तुम उनके मुवक्किल नहीं हो सकते, ना उन्हें तुम्हारे द्वारा कोई मुकदमा पाने की आशा है। डॉक्टर या हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करे, उन्हें तुम्हारे घर बिना फीस के आने की इच्छा नहीं। तुम लिखने के लिए बने हो, लिखे जाओ बस, और संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। सहसा लोगों में हलचल पड़ गई। आज के प्रधान अतिथि का आगमन हुआ। यह महाशय हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। इसी उपलक्ष्य में यह जलसा हो रहा था। राजा साहब ने लपक कर जल्द हाथ मिलाया और प्रवीण जी से बोले, आप अपनी कोई कविता तो लिख ही लाए होंगे। प्रवीण ने कहा, मैंने कोई कविता नहीं लिखी। अरे आपने तो गजब ही कर डाला। अरे भले आदमी, अब से कोई चीज लिख डालो, 2 ही 4 पंक्तियां सही, बस। ऐसे अवसर पर एक कविता पढ़ा जाना लाजमी है, किंतु मैं इतनी जल्दी कोई चीज नहीं लिख सकता। मैंने व्यर्थ ही आपका इतने आदमियों से परिचय कराया, बिल्कुल व्यर्थ। अरे भाई जान, किसी प्राचीन कवि की ही कोई चीज सुना दीजिए ना, कौन जानता है यहाँ। जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैं भाट नहीं हूँ ना कथक हूँ। यह कहते हुए प्रवीण जी तुरंत वहां से चल दिए। घर पहुंचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था। सुमित्रा ने प्रसन्न होकर पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरी वहां कोई जरूरत ना थी। चलो ठीक हुआ, चेहरा खिला हुआ है, खूब सम्मान हुआ होगा। हाँ सम्मान तो हो, जैसी आशा ना थी वैसा हुआ। खुश बहुत हो? इसी से तो खुश हूँ। आज मुझे ऐसा सबक मिल गया। मैं दीपक हूँ और जलने के लिए बना हूँ। आज मैं इस तत्व को भूल गया था। ईश्वर ने मुझे ज्यादा बहकने नहीं दिया। मेरी यह कुटिया मेरे लिए स्वर्ग है। मैं आज यह तत्व पा गया कि साहित्य सेवा पूरी तपस्या है। तो यह थी एक लेखक की कहानी। शीर्षक है लेखक, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।